फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकंडी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी वो एक नहीं होके अब कितनी हो चुकी है, दो पेयर हो चुके हैं। और उन दो पेयर्स के साथ हमने देखा कि वो दो पेयर होते हैं वो किस टाइप से दिखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। इन सभी के बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्ली जो हमारा चैप्टर है, कौन सा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उन दो लीनियर इक्वेशन के बारे में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, जिसका नाम है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने कल वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस तरह की लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या डिस्कस किया था हमने कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है जब हमारे पास पेयर के रूप में रिप्रेजेंट हो। a1x + b1y + c1 = 0। मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे क्या लिखी हुई है, a2x + b2y c2 = 0। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको कल भी समझाया था कि एक मेरे पास ये वाला पेन है, एक मेरे पास ये दूसरा वाला पेन है। इन दोनों पेन्स ये क्या है, फ्री स्पेस में है। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, हमारे पास x और y का जो प्लेन है, x और y का क्या है, प्लेन है, उस प्लेन के अंदर ये कहीं पे भी पड़ी हो सकती है। अब देखिए, ये दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन का मतलब दो लाइन है, दो लाइन है, इसका मतलब दो लाइन पेयर है। अब देखिए, दो लाइन पेयर हो गई है अब हमारे पास। तो इन दो लाइंस पेयर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में बोल रहा हूं मैं यहां पर। तो देखिए, इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करूं तो देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले पॉसिबिलिटीज है इंटरसेक्ट पॉसिबिलिटीज। देखिए, इंटरसेक्ट पॉसिबिलिटी क्या कहलाती है कि जब हमारे पास ये दो लाइन पेयर एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हो, एक सिंगल पॉइंट पे क्या कर रही हो, कट करती हो, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए, दूसरी है हमारे पास पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या कह रहा हूं, ये देखिए यहां पर ये दो लाइन दिख रही है, एक कलर की ब्लू, एक है आपके पास ब्लैक। तो ये जब दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस जब हमें एक दूसरे के साथ क्या दिख रही हो, पैरेलल दिख रही हो। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस, देखिए इन दोनों के बीच का क्या लिखा रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यदि वो डिस्टेंस -∞ टू +∞ तक, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर लाइन की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी -∞ से +∞ की तरफ चलेगी। तो जब -∞ से +∞ तक चलेगी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, देखिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, मेरे पास यहां पर 1 फिंगर जितना है। तो इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि कांस्टेंट रहता हो, कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है, एक फिक्स वैल्यू रहती हो, तब हमारे पास उन लाइंस पेयर को हम क्या बोलेंगे, हम उस लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये दो लाइन पेयर है, ये दोनों लाइंस पेयर एक दूसरे के ऊपर आ गई है। एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब क्या हुआ, यहां पर दोनों की दोनों लाइंस मिलकर मुझे क्या दिख रही है, केवल एक सिंगल लाइन दिख रही है, लेकिन है कितनी, दो लाइन है, एक ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की। अब कैसे दिख रही है, एक सिंगल लाइन दिख रही है। जब हमारे पास ये दोनों लाइंस एक सिंगल लाइन दिखती हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पर कोइंसिडेंस लाइन देखते हैं। क्लियर हो गया होगा कि अब हमारे पास जब दो लाइंस पेयर मिल जाती है, तो इन दो लाइंस पेयर के साथ हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती है। कौन कौन सी, इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर इसके अलावा भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि देखिए एक लाइन ऐसे बड़ी है, एक लाइन ऐसे बड़ी है, सर ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि ये हम लाइन सेगमेंट के बारे में नहीं बात करके लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट होता तो इसको स्टॉप कर लेता और यहीं पड़ी रह जाती, लेकिन ये क्या है, हमारी लाइन है। तो लाइन होने की वजह से ये क्या होगी, ये इस तरफ भी चलेगी और इस तरफ भी चलेगी, -∞ से +∞ की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं जाके एक सिंगल पॉइंट पे कट हो जाती है। और जब ये लाइन एक सिंगल पॉइंट पे कट हो जाती है, तब हमारी वहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है। और जब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में कहा गया है। क्लियर हो गया है। तो इस तरह की लाइन पेयर मिले तो आपको क्या बोलना है, ये सर इंटरसेक्टिंग है। भले ही आपने इसको टेढ़ी रखी है, ये दोनों अलग अलग रखी गई है, लेकिन ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपके पास दो लाइंस मिले, क्या मिले, आपके पास दो लाइंस मिले, तो वो जो दोनों लाइंस होगी, उन दोनों लाइंस के बीच में जो कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, वहां पर हमारे पास तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। कौन कौन सी, इंटरसेक्टिंग,
पैरेलल एंड कोइंसिडेंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे, देखिए ये लाइन नंबर 1 हो गई है, लाइन नंबर 2 हो चुकी है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब देखिए ये तो देख लिया हमने ग्राफिकली, कैसे देख लिया, ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब कि हमारे पास दो लाइन पेयर हैं, इन लाइन पेयर्स को कैसे लिखते हैं। लेकिन इसके बाद यदि हमें मिल जाए अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में मतलब क्या है, हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म में हो, तब हम उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को देख के, अलजेब्रिक इक्वेशन को देख के हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग होने वाली है, पैरेलल्स होने वाली है या फिर कोइंसिडेंस होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टेबल बनी है, इस टेबल के बारे में मैं डिस्कस करूं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी लाइंस पेयर थी उसके बारे में डिस्कस करें तो कौन कौन सी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे की बात करूं तो क्या लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या थी, लाइन नंबर 1 और ये हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 2। अब देखिए लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंस है, तीनों में से कैसे बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इस टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। इस टेबल की हेल्प से हम किसी भी लाइंस पेयर इक्वेशन को बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या फिर हमारी पैरेलल लाइंस है। देखिए कैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a1 a2 a1 a2 a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ये चारों के चारों आपको दिख रहे हैं। ये चारों के चारों क्या हैं, कोफिशिएंट ऑफ x है या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। देखिए इन कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, कोइंसिडेंस हो सकती है या पैरेलल हो सकती है। देखिए सबसे पहले जो कंडीशंस है, सबसे पहली कंडीशंस क्या कहती है, यदि हम a1 upon a2 एंड b1 upon b2 निकालें, मतलब क्या कह रहा हूं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x मतलब a1 अपॉन a2, नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा b1 अपॉन b2, नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा c1 अपॉन c2। अब देखिए पहली कंडीशन, केस नंबर 1 की बात की जा रही है यहाँ पर, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 यदि डज नॉट इक्वल टू आ जाए, मतलब क्या कह रहे हो सर, देखिए यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन के अंदर कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह की मिल सकती है आपको। तो वहां पर हमें क्या करना है, उनकी रेशियो को चेक करना है। रेशियो को चेक करने का मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 को चेक करना है, b1 अपॉन b2 को चेक करना है, c1 अपॉन c2 को चेक करना है। जब हमारे पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम नहीं आती है, देखिए मेरे पेन की तरफ देखते रहिए, a1 अपॉन a2 की वैल्यू एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू जब हमारे पास सेम नहीं आती है, तब वो जो कंडीशन बनती है, वो वाली जो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो गई, इसके बाद में बोला जा रहा है अलजेब्रिक इंटरसेक्शंस मतलब यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में बोला जा रहा है। ये सॉल्यूशन क्या चीज होती है, इसके बारे में डिस्कस करें तो वापस हम चलते हैं इसके पीछे। देखिए यहां पर हमें क्या मिल रही थी, लाइन पेयर मिल रही थी, लाइन पेयर मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइनें तीन पॉसिबिलिटीज बना रही है, तीन पॉसिबिलिटीज बनाती है। तब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जब मैं किसी लाइन को रिप्रेजेंट करता हूं ग्राफ में, किसमें रिप्रेजेंट करता हूं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं, तो जैसे ही मैं इसके अंदर ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये जो लाइंस हैं हमें x और y की एक वैल्यू देगी, x और y की क्या देगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू देगी। अब जब x और y की क्या देगी, एक पर्टिकुलर वैल्यूज देगी और लाइन 2 भी हमें x और y की पर्टिकुलर वैल्यू देगी, तो यहां पर लाइन 1 एंड लाइन 2 की ऐसी एक कॉमन वैल्यू, ऐसी एक कॉमन वैल्यू लाइन 1 एंड लाइन 2 को दोनों को सेटिस्फाई करती हो, तब हमारे पास जो आंसर आता है, जो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वही हमारे पास इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। अभी आपको सुनने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंट के बारे में समझेंगे बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से, तब हम इसे बहुत अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जब हमारे पास लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, तब हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है हमें, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक सॉल्यूशन मिलता है x और y का। और वो कौन सा मिलता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वही हमारा क्या बनाता है, एक यूनिक सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर हो गया है। अब देखिए केस नंबर 2 की बात करें,
केस नंबर 2 क्या कर रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा फिर से, a1 अपॉन a2 कहाँ से निकाला, यहाँ से, b1 अपॉन b2 निकाल रहा हूँ यहाँ से, b1 अपॉन b2 निकाला है यहाँ से, c1 अपॉन c2 की बात की जाए तो ये हो गया है c1 अपॉन c2। अब देखिए क्या कह रहा हूँ, इन तीनों की जो वैल्यू है इक्वल आ जाए, इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, मतलब ये तीनों के तीनों जो रेशियोज हैं ये आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब हम इन लाइंस पेयर को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस लाइन। और कोइंसिडेंस लाइन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर रिप्रेजेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर मिलने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये देखेंगे अभी अब थोड़ी देर बाद में। देखिए अब चलते हैं थर्ड नंबर पोजीशन। थर्ड नंबर क्या कह रहे हैं, यदि हम a1 अपॉन a2 निकाले इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल जाए, क्या मिल जाए मुझे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और डज नॉट इक्वल टू, क्या कह रहे हैं, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन दैट्स लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। मतलब पैरेलल लाइन की क्या कंडीशंस होती है कि आप a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालिए, बट लेकिन वो इक्वल टू नहीं आएगा c1 अपॉन c2 के, तो हम उस लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलने वाले हैं। और पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं नो सॉल्यूशंस, मतलब कोई भी सॉल्यूशंस प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए ये जो c1 अपॉन c2 है ना, ये डज नॉट इक्वल टू आने का एक ही कारण है कि हमारे पास जो दो लाइन पेयर है, उन दो लाइंस पेयर के बीच की जो जगह है, इन दोनों लाइंस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमें c1 अपॉन c2 देती है। क्लियर हो गया होगा अपने माइंड में कि सर क्या करना है। यदि मुझे ग्राफिकली पूछ ले तो अभी ग्राफिकल भी देख लेंगे, लेकिन यदि मुझे अलजेब्रिक तरीके से पूछ ले, अलजेब्रिक तरीके से का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन दे दे और इक्वेशन देके बोले कि सर ये बताइए ये लाइन इंटरसेक्ट है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कोइंसिडेंट है, तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, वहां पर हमें निकालने पड़ेंगे उनके कोएफिशिएंट के रेशियो, मतलब या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट नंबर के रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीनों के तीनों को जो रेशियो है इन सबको चेक करेंगे और चेक करके क्या निकालेंगे, इसके आंसर निकालेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंट की तरफ। देखिए ग्राफिकल के अंदर समझते हैं कि क्या होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिया है मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइनों को लिया है। इंटरसेक्टिंग लाइनों का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन नंबर 1 दिख रही है और ये दूसरी नंबर लाइन नंबर 2, ये दोनों लाइन को मैंने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो क्या हुआ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन इक्वेशन है। इन दो लाइन इक्वेशन को देखिए लाइन नंबर 1 कह सकते हैं, लाइन नंबर 2 कह सकते हैं। लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन, देखिए इन दोनों इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ग्राफ में इस तरीके से दिखेगी। अब देखिए जब मैं लाइन नंबर 2 की बात करता हूं तो लाइन नंबर 2 में देखिए पॉइंट नंबर बी मिल रहा है, इस तरह से यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलने वाला है। लाइन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे कोई पॉइंट मिलने वाला है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट मिलने वाला है, यहाँ पर भी पॉइंट मिलने वाला है। अब देखिए लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, सुनिए ढंग से सुनिएगा, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने वाला केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट, केवल और केवल क्या कह रहा हूं, एक सिंगल पॉइंट, जिसके ऊपर देखिए यहाँ पर एरो बन रहा है, मैंने अभी जस्ट बनाया है, बोला सिंगल पॉइंट, केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो उस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल की काउंटिंग कितनी हो रही है, वेरिएबल है यहाँ पे दो, कौन कौन से, x और y। अब देखिए x और y दो वेरिएबल है, तो इसके लिए मुझे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। वेरिएबल को हटा के मुझे कॉन्स्टेंट ही तो बनाना है। तो जब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को हटाना चाहता हूँ तो वेरिएबल्स को हटाने के लिए मुझे एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस पॉइंट की रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलती है, जब हमारे पास लाइन नंबर
वन एंड लाइन नंबर टू को जब हम सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे हम थोड़ी देर बाद में। लेकिन लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू को, लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू को जब हम सॉल्व करते हैं तब हमारे पास x और y की एक वैल्यू मिलती है, और वो x और y की जो वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाती है, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ के अंदर जो 4,2 है ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू, लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर जब ये दोनों को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सॉल्यूशंस है, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नेक्स्ट ग्राफ है पैरेलल ग्राफ। देखिए पैरेलल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास देखिए लाइन नंबर वन, लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू, लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू के दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, एक फिक्स रहता है। देखिए यहाँ से चले या फिर यहाँ से बात करें या फिर यहाँ से बात करें, तीनों के अंदर क्या लिख रहा है आपको, डिस्टेंस सेम दिख रहा है। डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब हमारे पास इस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोली जाती है। क्या बोली जाती है, पैरेलल लाइन। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर यदि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको डिफरेंस मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों की दोनों लाइनों को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। कोई भी ऐसा एक सिंगल पॉइंट x, y एक भी नहीं मिलेगा जो दोनों की दोनों लाइन को एक साथ क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, नो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी सॉल्यूशंस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इससे पहले जब हम इंटरसेक्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहे थे, यूनिक सॉल्यूशंस मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वन सॉल्यूशंस मिल रहा था, केवल एक सॉल्यूशंस मुझे मिल रहा था। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है x, y जो दोनों लाइंस को एक साथ सेटिस्फाई कर सके थे। उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सॉल्यूशंस इस लाइन पेयर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है और प्रेजेंट नहीं है। चलते हैं कोइंसिडेंस की तरफ। देखिए कोइंसिडेंस क्या होता है, जब हमारी लाइन पेयर दोनों एक सिंगल पे हो, एक सिंगल लाइन पे हो। मतलब क्या कह रहा हूँ, ये रही हमारी लाइन नंबर वन, ये रही लाइन नंबर टू, और ये दोनों लाइन अलग अलग है। मैंने दोनों लाइन को एक साथ रख दिया है। अब आपको केवल ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ब्लू लाइन नहीं दिख रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू लाइन ब्लैक लाइन की जस्ट ऊपर सुपर इम्पोज हो गई है। क्या हो गई है, सुपर इम्पोज हो गई है। और सुपर इम्पोज होने की वजह से क्या हुआ, दोनों लाइंस आपको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में देख लीजिए, इस ग्राफ के अंदर देखिए ये जो एरो दिख रहा है ये लाइन नंबर वन का है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरो बना देता हूँ लाइन नंबर टू का, यहाँ पर भी एक छोटा सा एरो बना देता हूँ लाइन नंबर टू का। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन नंबर वन एंड लाइन नंबर टू दोनों एक दूसरे के ऊपर है। और इसका मतलब देखिए लाइन नंबर वन के ऊपर जो पॉइंट आपको मिलने वाले हैं वही के वही पॉइंट आपको लाइन नंबर टू पे भी मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी लाइन नंबर वन के जो पॉइंट है लाइन नंबर टू पे वही के वही मिलेंगे। इस पे बात करूँ तो लाइन नंबर वन के जो पॉइंट है वही लाइन नंबर टू पे भी मिलेंगे। इसकी बात करूँ तो लाइन नंबर वन के पॉइंट लाइन नंबर टू पे मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जो आपके लिए क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ पर आप कोई भी x और y की वैल्यू निकाल दीजिए लाइन नंबर वन से और लाइन नंबर टू के अंदर पुट कर दीजिए, आपको वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी। कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट और बढ़ते हैं हमारी आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो यहाँ से आप तैयार हो जाइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन से हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी लाइन को हम बता सकते हैं कि हमारी जो लाइन है, हमारी जो लाइन पेयर है वो हमारी कोइंसिडेंस है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है या पैरेलल है या फिर इंटरसेक्ट है। क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए एक ये बहुत ही मजेदार पॉइंट होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, ऐसी लाइंस पेयर इक्वेशन
जिसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन प्रेजेंट किस किस में होता है? केवल और केवल इंटरसेक्ट में और कोइंसिडेंस में। ये दो लाइन पेयर ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे क्या होते हैं? सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। और देखिए इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं? ऐसी लाइन पेयर जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशंस प्रेजेंट हो नहीं हो, कोई भी सॉल्यूशंस क्या हो? प्रेजेंट नहीं हो, मतलब नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। देखिए क्या कहने जा रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, वापस लिखूंगा मैं इस चीज को। देखिए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? लाइन पेयर क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्या नाम है? इनकंसिस्टेंट है। ओके, और यदि हमारे पास सॉल्यूशंस प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? सॉल्यूशन। अब चाहे ये सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशंस हो, तो उस लाइन पेयर को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंस लाइन। कंसिस्टेंट लाइन मतलब कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशंस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया अपने माइंड में? ये एक और मिल चुका है एक चीज। अब क्या करें हम? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हमें इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की से हम क्या निकालेंगे? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट निकालें। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को लेने जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2x - 3y = 8। और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन यहाँ पे टॉप ऑफ द लिख रहा हूँ, क्या लिखते हैं? a1x + b1y + c1 = 0। c1 = 0। दूसरी की बात करूँ तो क्या लिखूंगा? a2x + b2y + c2 = 0। ओके, ये हमारे पास दो लाइन पेयर इक्वेशन है। इन दो लाइन पेयर की इक्वेशन से हम निकालेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा +8 = के उस तरफ है, तो हमें लाना है +8 = के इस तरफ। तो इक्वल टू के इस तरफ कैसे ला सकते हैं? इक्वल टू के इस तरफ लाना है, इसका मतलब क्या करना है? हमें इसके तरफ लाएंगे तो -8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये +8 है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -8 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं इसकी तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर? सॉरी, ओके, चलते हैं इस तरफ। क्या लिखा हुआ है? 4x - 6y, 4x - 6y माइनस का 9 = 0। कैसा आया? ये प्लस का 9 है, इक्वल टू किस तरफ गया तो माइनस के 9 में। और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको कंपैरिजन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? यहाँ पर a1x + b1y, a1x + b1y + c1 = 0 से कंपैरिजन कर रहे हैं। a2x + b2y, b2y + c2 = 0 से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब हमें किसके रेशियो निकालने हैं? a1/a2 के निकालने हैं, a1/a2 के, और b1/b2 के निकालने हैं, और निकालने हैं c1/c2 के निकालने हैं। तो a1/a2 की वैल्यू निकाले तो क्या निकालेंगे? 2/4। और b1/b2 की वैल्यू निकाले, देखिए क्या निकाले हैं यहाँ पर? b1/b2 की वैल्यू निकाले, सॉरी b1/b2 की वैल्यू निकाले तो क्या निकालेगा? -3/-6। सब माइनस साइन टू लिया, क्योंकि देखिए ओरिजिनल जो इक्वेशंस है कौन सी? a1x + b1y + c1 = 0 के अंदर हमारे पास प्लस साइन आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें प्लस का माइनस के साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। -8/-9। ओके, यहाँ पर देखिए a1/a2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो मतलब क्या आया है? 1/2 आया है। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या आया है? 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 के टेबल्स में 8 1 जा 8, 8 2 जा 9 कभी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जब डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशंस है। सर नो सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अब जब पैरेलल है इसका मतलब सर यहाँ पर आंसर क्या लिखें? तो इसका आंसर लिखेंगे आप इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं आप? इसका सॉल्यूशन का आंसर इनकंसिस्टेंट। ओके, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो चुका है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3x - y = 2।
यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्या लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और अगला लिखें तो क्या लिखा है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। चलते हैं इसके सॉल्यूशन के बाद। देखिए सॉल्यूशन से पहले इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज कैसे करेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 6x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से। तो क्या लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या निकालें a1 अपॉन a2 और क्या निकालें b1 अपॉन b2 और क्या निकालें c1 अपॉन c2। ओके, a1 अपॉन a2 की वैल्यू बताइए फटाफट बच्चों, 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 की वैल्यू बताइए -1 अपॉन माइनस का 2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू बोलिए माइनस का 2 अपॉन 4। क्लियर हो गया है। अब देखिए 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ गया है 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, पीछे बच गया है 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो गया है 1/2। देखिए तीनों की तीनों वैल्यूज सेम, तीनों की तीनों वैल्यूज सेम, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैनी सॉल्यूशंस है। ये क्या है, मैनी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और जब सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन किस तरह करना है, सिंपल है क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बस चेक करना है। किस तरह चेक करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इन सभी वैल्यू को आपको चेक करना है और आंसर निकालना है ना, बहुत सिंपल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से आपके दो चीजें क्लियर होगी। देखिए क्या कौन सी चीजें क्लियर होने वाली है, यहाँ से डिस्कस करूं। देखिए पहली चीज क्या है, लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इन मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन, तो ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व द ग्राफिकली, मुझे क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं ग्राफ बनाने के ऊपर। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। तीसरी की बात करें तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 लिखा है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया है। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए आज मैं आपको ग्राफ बनाने का बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसको आप थोड़ा ढंग से सुनिएगा। स्टार्ट करें ग्राफ बनाने का। चलो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक बार सबसे पहले ले रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ, किसका यूज कर रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 को यूज कर रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट ए पॉइंट को लिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ए इज इक्वल टू पुट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को कर रहा हूँ 0। x की वैल्यू को क्या है, मैंने 0। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप कर दीजिए 0। तो 0 करने पर क्या हुआ, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 3। y की वैल्यू 3 कैसे मिली सर, ये देखिए y इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना। यस, अब चलिए बी पॉइंट की तरफ चलें। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 करने वाला हूँ। सर ऐसे कैसे, बिल्कुल देखिए ग्राफ बनाते वक्त आपकी इस ग्राफ के अंदर, इस लाइन पेयर के अंदर आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। देखिए ये जो ग्राफ होगा, ये जो लाइन पेयर का जो ग्राफ बनने वाला है, ये रैंडमली पूरे के अंदर कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, ये पूरे के अंदर कहीं पे बन सकता है, मतलब ग्राफ पेपर के अंदर कहीं पे भी बन सकता है। जब भी ये ग्राफ पेपर के अंदर कहीं पे बन सकता था, कुछ भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, बस वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ रखने हैं और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, आप किसी भी इक्वेशन को लेते हैं तो इस इक्वेशन को अंदर आपके जो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है 0 और 3, तो ये जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ये एग्जैक्ट करेक्ट होने चाहिए, एक तो बात। दूसरी बात, आप इसके अंदर कुछ भी माने, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्लियरली लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y इज इक्वल टू मुझे 3 मिल रहा है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला है मुझे, 0,
3 मिल गया है। दूसरे कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है मुझे 3 मिल चुकी है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है 0,3, देखिए पहले मुझे मिला 0,3, इस बार मिला है मुझे 3,0। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 a मिल चुका है, b मिल चुका है। अब मुझे एक और चाहिए तो मैं चलता हूँ c के ऊपर, देखिए कहाँ चल रहा हूँ c के ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ना, x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 3 मिल चुका है। अब देखिए मुझे चाहिए 3 कैसे आएगा, यदि x की वैल्यू को 1 कर दूं तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा ना। यस बच्चों देखिए x की वैल्यू को जब मैंने 1 किया तो x की वैल्यू की जगह x जहां है वहां 1 कर दिया, y इज इक्वल टू क्या रखूंगा 3। अब ये प्लस का 1 इक्वल टू किस तरह जाएगा तो माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस तरह हमें यहाँ पर क्या मिल चुके हैं, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 के। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 किसे दिया था हमने 3x 2y = 4। देखिए किसको दिया था 3x 2y = 4 को दिया था। अब इसके अंदर रख रहे हैं, देखिए पॉइंट नंबर a नहीं रख सकते, b नहीं रख सकते, c नहीं रख सकते, इस बार रख देते हैं p, पॉइंट नंबर p, पॉइंट भी ले रहे हैं। क्या रखें यहाँ पर, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। देखिए x की वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ 0, x की वैल्यू को किया है मैंने 0, तो x की वैल्यू को 0 किया मतलब 3 × 0 हो चुका है, माइनस का 2y = 4 हो चुका है। यहाँ इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो गया है माइनस का 2y = 4, और माइनस का 2y = 4 को सॉल्व करें तो y क्या हो चुका है 4 बाय माइनस का 2, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो क्या आया है y की वैल्यू y = आ चुका है माइनस का 2। p के बाद क्या करें, q पॉइंट को निकालें। q पॉइंट को कैसे निकालेंगे सर, इसके अंदर y = 0 कर दीजिए, y = 0 करने पर हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, 4/3 मिल जाएगा, और 4/3 है फ्रैक्शंस फॉर्म, किसके अंदर है फ्रैक्शन फॉर्म है। जब फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसका मतलब हम उस फ्रैक्शन फॉर्म को नोट डाउन कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें इंटीजर पॉइंट को ही कंसीडर करना चाहिए। इससे क्या होगा, ग्राफ थोड़ा ज्यादा इजीली बनेगा। तो एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल काम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3x = 4 - 2y अपॉन, देखिए क्या लिख रहा हूँ 3x = 4 - 2y, x = वैल्यू निकाली है, यहाँ से 3 हटा रहा हूँ और इसके नीचे डिवाइड में ले जा रहा हूँ, कर सकते हैं ना ये। ओके अब देखिए मुझे ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे क्या हो जाए, ये पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाए, मतलब यहाँ पर कुछ एक इंटीजर नंबर मिल जाए। तो इंटीजर नंबर कब मिल सकता है, जब इस पूरे की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो मैं वैल्यू रखने वाला हूँ, यहाँ पर वैल्यू रखने वाला हूँ वो 3 से डिविजिबल हो। तो क्या करना है, 3 से डिविजिबल बनाना है। इसका मतलब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस पूरे की वैल्यू मुझे 6 बनानी है, इस पूरे की वैल्यू को मुझे क्या करना है, ये जो पूरा है इसको मुझे बनाना है 6, मुझे 6 बनाना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 - 2y = बनाना है 6, ठीक है। इस प्लस के 2 को ले जाए, माइनस के 2 ले जाए, तो 4 - 6 = माइनस का 2y। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करें तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 = माइनस का 2y, माइनस का 2y से माइनस का 2y कट गया, मतलब y की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर y की वैल्यू को रख देते हैं 1, सॉरी देखिए y की वैल्यू को 1 रखने पर देखिए क्या रखा है मैंने, 4 - 2y = मुझे चाहिए 6, ये प्लस ये इधर जाएगा और ये इधर चला गया, तो यहाँ हो गया 4 - 6 = 2y, 4 - 6 = 2y। अब 4 - 6 करा तो 4 - 6 की वैल्यू, 4 - 6 की वैल्यू निकालें तो 4 - 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है माइनस का 2, और यहाँ पे बचा है 2y। ओके देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, पीछे बच गया है 1, तो y की वैल्यू क्या बन चुकी है हमारे पास माइनस का 1। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, y की वैल्यू को माइनस का 1 पुट करने वाला हूँ, y की वैल्यू को क्या करने वाला हूँ, माइनस का 1 पुट करने वाला हूँ। पुट y -1, तो y -1 किया तो ये पूरा का वैल्यू क्या बन गया मेरे पास 6 बन चुका है। क्या बन चुका है 6, और 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, तो x क्या बन चुका है, x बन चुका है मेरे पास 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल, देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट बना है 0, माइनस का 2, इसका क्या बना है यहाँ पर 2, माइनस का 1। अब क्या करें बच्चों, देखिए p q r, एक और कोऑर्डिनेट निकाल लें, r कोऑर्डिनेट सेम टू सेम इससे निकालेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब इसको ये जो है इसको मुझे 9 बनाना है इस बार, तो 9 बना लेते हैं फटाफट। देखिए x = 4 - 2y/3, इसको चाहिए मुझे 9, तो क्या चाहिए
4 माइनस 2y इज इक्वल टू चाहिए मुझे 9, इसको उधर भेजते हैं और उसको इधर लेके आते हैं, तो 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 2y, और 4 माइनस 9 किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 5 डिवाइड बाय 2। अरे यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस में आ रहा है तो इसको 9 नहीं बना सकते, तो क्या बनाएंगे आप देखिए, यही जो छोटी छोटी बातें हैं क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में जितना कम हो आपको आंसर नहीं लाना है, आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू को सोचते हुए चलना है। क्या चलना है, इंटीजर वैल्यू को चलना है। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या बना सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर 12 बना सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा, 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 4 12, तो 4y टाइम चला जाएगा, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू बना सकते हैं 12। तो इसको इधर लेके जाएं, उसको इधर लेके जाएं, तो देखिए 4 माइनस 12 इज इक्वल टू बन चुका है 2y, और देखिए 4 को माइनस करना है 12 से, तो माइनस साइन के साथ क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा डिवाइड बाय 2, और 8 टू क्या हो जाएगा माइनस का 4y, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या हुआ है माइनस का 4, y इज इक्वल टू क्या बन चुका है हमारे पास माइनस का 4, y की वैल्यू क्या बनी है माइनस के 4 बन चुकी है। ओके बच्चों, अब देखिए y की वैल्यू को रखते हैं माइनस का 4, y इज इक्वल टू क्या रखा है मैंने माइनस का 4, तो माइनस का 4 रखते हैं। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 और 4 हो चुका है 12, 12 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू क्या मिली है मुझे 3 4 जा 12। क्लियर, चारों के चारों पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या मिला है, x की वैल्यू क्या मिली है मुझे, यहाँ पर x की वैल्यू मिली है 4 और y की वैल्यू क्या मिली है माइनस का 4। क्लियर हो चुका होगा अब आपको। अब देखिए क्या करना है, आपको ग्राफ में पॉइंट पुट करना है, और ग्राफ में पॉइंट पुट करने के बाद हमें ये देखना है कि वो लाइनें इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस लाइन है। तो चलते हैं ग्राफ के ऊपर, ये रहा हमारा ग्राफ, कहाँ गया ग्राफ, ये रहा ग्राफ। ओके, ग्राफ मिल चुका है, ग्राफ के अंदर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ को किस तरह से बनाना है मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, मिडल लाइन बना लेते हैं, यहाँ पर मिडल लाइन बना लेते हैं, ये भी एक मिडल लाइन हो गई है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 लाइन हो चुकी है, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ग्राफ बनाना बहुत ही अच्छे ढंग से दिखा था कि किस तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है फटाफट यहाँ पे भी सीख लीजिए कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ग्राफ बनाते वक्त। ओके, ये हो गया 0, ये हमारे पास देखिए ये कराएगा 1, इसके बाद ये हो गया 2, ये हो चुका है 3, और ये हो गया हमारे पास 4। इसकी बात करें तो ये हो चुका है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास 4। इसकी बात करें तो -1, इसकी बात करें -2, -3 एंड माइनस का 4। इसकी बात करें तो क्या आएगा -1, -2, -3 एंड -4। क्लियर। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को लेते हुए चलते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास पॉइंट नंबर 1, जिसके लाइन नंबर इक्वेशन क्या है, x + y = 3, 0,3, 3,0 एंड 1,2। देखिए कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेट, देखिए यहाँ लिखे 0,3, ठीक है, 3,0 एंड 1,2। इन तीनों को पॉइंट को पुट करें तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ हमारे पास एक अलग पेन को, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम कौन से कलर से बना रहे हैं। ओके देखिए 0,3, x में चाहिए 0, y में चाहिए मुझे 3, तो ये मिल चुका है ये वाला पॉइंट। देखिए इसके बाद बात करें यहाँ पर, देखिए क्या चाहिए 3,0, तो ये देखिए x में हमारे पास क्या चाहिए 3 एंड y में चाहिए 0, तो ये हो रहा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो देखिए क्या लिखा है 1,3, x में मिल गया 1 और y में मिल चुका है 2, तो ये मिल चुका है हमारे पास। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करें, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सॉरी ये देखिए ये मिल चुकी है हमें यहाँ पर लाइन। क्लियर हो गया है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,3, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा 1,2, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास 3,0। इक्वेशन क्या है, x + y = 3। चलते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर, नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x - 2y = 4। 3x - 2y, 3x - 2y = 4। और इसके कोऑर्डिनेट देखें तो कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं 0, -2, 2, -1, 4, -4। क्या क्या लिखे हुए हैं, देखिए 0, -2 और बात करें 4, -4, 4, -4, देखिए
4 कॉमा -4 और 2 कॉमा -1, 2 कॉमा -1। तो यहाँ देखिए 2 कॉमा -1, तो इन सबको पुट करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से डिफरेंस पेन का यूज करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से पॉइंट को डिनोट क्या है। ठीक है, तो यह क्या है 0 कॉमा -2, 0 कॉमा -2। देखिए x में चाहिए 0, y में चाहिए -2, मिल चुका है। x में चाहिए 4 एंड y में चाहिए -4, x में मिल गया है 4 और y में मिल चुका है -4। तो ये रहा हमारे पास एक और पॉइंट। इसकी बात करें, देखिए 2 कॉमा -1, क्या लिखा हुआ है 2 कॉमा -1, तो प्लस में चाहिए 2 एंड y में चाहिए -1। तो ये रहा हमारे पास पॉइंट। अभी ऐसे कैसे हो गया 2 कॉमा -1, 0 कॉमा -2, 4 कॉमा -4, 4 कॉमा, ये हो गया 2 कॉमा -1, प्लस में 2 और x y में चाहिए मुझे -1। ये रहा। ओके, यहाँ पर आई होप ये लाइन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं यहाँ से, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से मिलाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगी। यहाँ से अभी तो टेढ़ी लाइन बन रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर स्केल का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे ये लाइन दोनों क्या होगी, कट होती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रेड ग्रीन कलर के पेन से, तो आपको यहाँ पर ये लाइन क्या दिख रही है, कट होती दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3x - 2y = 4। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर दोनों इक्वेशन कैसे बनाई जाती है और उसके सॉल्यूशंस को कैसे निकाला जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं यहाँ पर 2x - y = 4। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 2x - y = 4। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को ले रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है 2x - y = 4 ले रहा हूँ। एक अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x + y = -1, x + y = -1, x प्लस y हो चुका है -1। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फटाफट क्या लेते हैं, यूजिंग क्या ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2x - y = क्या लिखा हुआ है 4। क्या कर रहे हैं x की वैल्यू ए पॉइंट के ले लेते हैं, x = ले रहे हैं 0, x = 0 क्या है तो y की वैल्यू क्या बन चुकी है -4। कैसे हुआ सर, इसको 0 पुट कर दीजिए, y = -4 दिखेगा, -y = 4 है, y = क्या आएगा -4 आने वाला है। b की बात करें यहाँ पर, b की बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ y = 0 करता हूँ, y = 0 क्या है 2x = 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2x = 4 लिखा हुआ है, 2x = क्या लिखा हुआ है 4। तो x = क्या आएगा 4/2, x = क्या आ गया है 4/2। इसका मतलब क्या हो गया आंसर 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ चुकी है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, x = क्या आ गया है 2। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 0, -4 और क्या लिख रहे हैं 0, 2। ओके डन। अब चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के ऊपर। देखिए कोऑर्डिनेट नंबर सी की बात करें, यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर सी निकालना है मुझे। तो कोऑर्डिनेट नंबर सी कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या करें यहाँ पर हम कर देते हैं, देखिए 2x - 4 = y कर देते हैं। 2x - 4 = y कैसे गया, प्लस का y इक्वल टू की उस तरफ चला गया तो माइनस का y इक्वल टू की उस तरफ गया तो प्लस का, 4 प्लस का इक्वल टू किधर आया तो माइनस साइन के साथ। तो यहाँ गया 2x - 4 = y। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट की जाए कि हमारे पास आंसर आ जाए। तो एक काम करते हैं x की इक्वल टू रख देते हैं यहाँ पर हम 4 तो रख के देख लिया, x की वैल्यू को क्या रखें 4 रख देते हैं। x की वैल्यू को रखा मैंने 4 की जगह एक काम करते हैं 2 रख सकते हैं, 2 रख लिया है। एक काम करते हैं यहाँ पर 3 रख देते हैं। तो 3 2 जा क्या हो गया है हमारे पास 6, 3 2 जा हो गया 6 और 6 - 4 हो गया है y की वैल्यू मिल चुकी है 2, 6 की वैल्यू क्या मिली है 2। तो यहाँ पर जो तीसरा कोऑर्डिनेट मिला है 3, 2, x की वैल्यू को रखा था मैंने 3 और y की वैल्यू मुझे मिल गई है 2। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं हमारी अगली इक्वेशन के ऊपर। देखिए अगली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहे हैं। क्या है इक्वेशन x + y =
x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालें। देखिए x इज इक्वल टू पुट करता हूँ 0, तो y की वैल्यू मुझे मिल जाती है माइनस के 1। अब देखिए b पॉइंट निकालें, क्या करें, y इज इक्वल टू रखता हूँ 0, तो y की जगह रखें 0, तो x इज इक्वल टू मिल जाती है मुझे माइनस का 1। अब देखिए बच्चों c इज इक्वल टू रख रहा हूँ, क्या करना है मुझे, माइनस साइन के चाहिए, तो x इज इक्वल टू रख रहा हूँ मुझे माइनस का 2, x इज इक्वल टू का क्या रख रहा हूँ, माइनस के 2 रख रहा हूँ, और y इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, देखिए माइनस का 2 रखा, इक्वल टू किस तरफ गया, तो क्या बन गया है प्लस के 2 के अंदर, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 हो चुका है हमारे पास प्लस का 1। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 0, 0, माइनस के 1, उसके बाद करें तो माइनस 1, 0 मिल चुका है, और क्या बात करें माइनस 2, 1 मिल चुका है। क्लियर। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कहाँ रहा हमारा ग्राफ, ये रहा हमारा ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं फटाफट इस ग्राफ को। ये देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, और इस ग्राफ के अंदर जो भी हमारे लिए जरूरी चीज़ है वो सबको लिखें। तो ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, यहाँ पर लिखे तो क्या आएगा x डैश एक्सिस, यहाँ पर करें तो क्या आएगा y एक्सिस, यहाँ पर करें तो क्या आएगा y डैश एक्सिस। क्लियर हो चुका है। ये हमारे पास बन गया सेंटर पॉइंट 0, बात करें 1, उसके बाद बात करें 2, उसके बाद बात करें 3, और बात करेंगे तो 4। यहाँ करें तो क्या आएगा 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ बात करेंगे तो -1, -2, -3 एंड -4। बाद यहाँ करेंगे तो -1, -2, -3 एंड -4। क्लियर हो चुका है अब आपको। अब देखिए फटाफट कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर आपको दिखे, ताकि देखिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x - y = 4 की 0, -4, 0, 2 एंड 3, 2। 0, देखिए क्या लिख रहा हूँ 0, -4 एंड 3, 2 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए 0, 2 क्या लिखा है 0, 2 पुट करें यहाँ पर फटाफट। देखिए x में चाहिए 0 और y में चाहिए -4, x में 0 y में -4। अब क्या चाहिए 0, 2, तो ये रहा 0, 2, ये रहा 0, 2, 3, 2, 3, 2, ये रहा 3, 2। क्लियर। अब इन तीनों को मिलाएं, तो इन तीनों को मिलाने वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये रही हमारी इन तीनों को मिलाने वाली लाइन। ये थोड़े से ग्राफ नीचे से चला जाएगा। यस बच्चों बन चुकी है लाइन। देखिए इक्वेशन लिखें इसकी, इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन है 2x - y = 4। तो ये इक्वेशन क्या है 2x - y = 4। इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 2। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 2, 0, 2, -2 चाहिए, सॉरी 0, 2 चाहिए था, 0, 2 यहाँ मिलता। एक सेकेंड बच्चों देखते हैं इसके क्या आ रहे हैं। x की वैल्यू को जब हमने 0 पुट किया, x की सॉरी यहाँ पर हमने रॉन्ग टाइप कर दिया है, यहाँ पर आएगा 2, 0 आने वाला है। क्लियर। अब चले यहाँ पर आगे चलते हैं। एग्जैक्ट तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2, 0। ओके यहाँ पे बात करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 0, -4। ओके बच्चों अब चलते हैं हमारे अगले ऊपर। देखिए ये मिल गई लाइन नंबर 1। अब चलते हैं लाइन नंबर 2 के ऊपर। देखिए लाइन नंबर 2 राइट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पर। ओके चलते हैं आगे की तरफ। क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से हम कलर चेंज कर रहे हैं ये वाला। ओके ओके बच्चों देखिए यहाँ पर हम बात करें कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं, x + y = -1 लिख रहे हैं। देखिए कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं, x + y = -1 लिख रहे हैं। ओके यहाँ पे चलें तो क्या आएगा 0, -1, -1, 0 और -2, 0। तो क्या रहे हैं 0, -1, -1, 0 और क्या आने वाला है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है -2, 1। तो यहाँ पे भी देखिए -2, 1 मिल चुका है। तो पॉइंट करें फटाफट नोट डाउन और बनाते हैं इसको। यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर चाहिए 0, -1, मतलब x में चाहिए मुझे 0 और y में चाहिए -1। तो x में मिल गया है 0, y में मिल गया है -1। इसकी बात करें तो देखिए 0, -1, 0 तो -1, 0 ये रहा आपका, -2, 1 तो -2, 1 ये रहा आपका
देखिए इन तीनों को मिला दे तो एक लाइन बनने वाली है। देखिए ये लाइन बन गई है हमारी इस टाइप से। इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम -2, 1। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 0, -1। और इसकी लाइन की रिप्रेजेंट करेंगे तो x + y = -1। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पॉइंट निकाला है। ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यदि आपके लिए ग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आपको इसी ढंग से एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। और ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं हम अपने लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम इसके अंदर और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ से सॉल्यूशन देखा है, इसके अलावा हम और भी अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके अंदर हम यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन, एलिमिनेशन सॉल्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।